नमस्कार, मैं धर्मराज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस समय मौर्य वंश श्रृंखला चल रही है। ये मेरा 5वां वीडियो है। इसके पहले के 4 वीडियो में मैंने मौर्य वंश की उत्पत्ति, मौर्य वंश के इतिहास के साधन और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने बात की है। तो जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, उसको जाकर वो देख सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करते हुए चलें। आज हम बात करेंगे मौर्य राजवंश के प्रारंभिक शासकों में से एक शासक बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार का जो टेन्योर है या उनका जो कार्यकाल है या जो शासन काल है वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व माना गया है। यदि इनका जीवन परिचय देखें तो हमें अत्यल्प यानी कि बहुत ही कम जानकारी हमको मिलती है बिंदुसार के जीवन के बारे में। हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता थे। जैन साहित्यों की सहायता से हमें यह पता चलता है कि दुर्धरा इनकी माता थी। बिंदुसार की माता का क्या नाम था? दुर्धरा। और जैन बौद्ध साहित्यों से यह भी पता चलता है कि चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, राजपुरोहित थे और प्रधानमंत्री थे, वो बिंदुसार के शासनकाल में भी थे, मतलब वर्तमान में थे और वो बिंदुसार के दरबार में निवास करते थे। संभवतः उनका प्रभाव रहा होगा बिंदुसार के शासन प्रशासन पर। तो जैन बौद्ध साहित्य कहते हैं कि चाणक्य जो है बिंदुसार के शासन के अंतिम वर्षों से कुछ समय पहले तक मौर्य दरबार में निवास करते थे। मतलब कि बिंदुसार का जो शासन काल है उस खत्म ही होने वाला था, उसके कुछ वर्ष पूर्व तक चाणक्य इस दरबार में, मौर्य दरबार में निवास करते थे। अब दूसरा पॉइंट है, शासक के रूप में बिंदुसार को कैसे देखा जा रहा है, इतिहासकार कैसे देखते हैं। जीवन के बारे में अल्प ज्ञान है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। उसी प्रकार से सैन्य उपलब्धियां क्या थी, ये भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो इतिहासकार क्या बताते हैं उसको मैंने कुछ पॉइंट में लिख रखा है। देखिए, शासक के रूप में बिंदुसार को इस बात से समझ सकते हैं कि उसने कई बड़ी उपाधियां ले रखी थी। जैसे कि यूनानी कहते हैं कि वो अमित्रोकेडीज था, मतलब यूनानी परंपरा में अमित्रोकेडीज नाम से उसको जाना जाता था, जिसका संस्कृत रूपांतरण यदि करें तो अमित्रघात होता है। और उसका जो है मीनिंग यदि देखा जाए तो नष्ट, शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। जैन साहित्यों में बिंदुसार को सिंहासन कहा गया है। तो ये जो दो उपाधियां हैं, इनसे यह पता चलता है कि बिंदुसार एक शक्तिशाली शासक रहा होगा, कोई विलासी शासक नहीं रहा होगा। ठीक है, कोई कमजोर शासक इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लेगा। ठीक, बिंदुसार को अपने पिता से बहुत बड़ा साम्राज्य मिला हुआ था और इस साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों पर कई बार विद्रोह हुए, खासकर कि पश्चिमी क्षेत्र में। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ हैं जो कि कहते हैं कि पश्चिमी भारत के 6 नगरों को और कई राजाओं को बिंदुसार ने नष्ट किया। इसका मतलब कि बिंदुसार शक्तिशाली शासक था, तभी तो कई राजाओं को नष्ट कर रहा है और 6 नगरों को ध्वस्त कर दिया। संभवतः इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो 6 नगर और कई राजाओं को इसने नष्ट किया था, ये पश्चिमी क्षेत्र के विद्रोही राजाओं के बारे में बात कर रहे हैं। वहां के विद्रोह को दबाने के लिए इसने शक्ति का प्रयोग किया बिंदुसार ने। विद्रोह का मतलब, किसी क्षेत्र में विद्रोह कैसे होता है? जब वहां की जनता शासन प्रशासन, राजा की नीतियों
और वहाँ के अधिकारियों की नीतियों से परेशान हो जाती है, ठीक है, व्याकुल हो जाती है, तब जाकर कहीं विद्रोह होता है। विद्रोह मतलब जनता शासन की नीतियों को मानने से इनकार कर देती है, और सशस्त्र विद्रोह हो सकते हैं या हड़ताल किया जा सकता है, अहिंसक विद्रोह हो सकते हैं, हिंसक विद्रोह भी हो सकते हैं। तो कई प्रकार के विद्रोह होते थे, जनता द्वारा किया जाता था, वहाँ की स्थानीय जनता द्वारा किया जाता था। तो बिंदुसार के समय में कई विद्रोह हुए थे। इसमें सबसे खास तक्षशिला का विद्रोह है, जिसको बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम जो है दबाने में नाकाम रहा, विद्रोह को दबाने में नाकाम रहा। इसके बाद जो है अशोक को भेजा गया, और अशोक ने बड़ी ही चपलता के साथ, बड़ी ही उदारतापूर्ण नीति के साथ इसको दबा दिया या शांत कर दिया, इस विद्रोह को। यहाँ से अशोक की ख्याति और बढ़ गई। वो अपने पिता के सामने जो है एक अच्छा जननायक साबित हो गया, जनता के सामने एक अच्छा जननायक साबित हो गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखा है कि मौर्य साम्राज्य में अन्य विद्रोह भी हुए, मतलब कि केवल तक्षशिला ही एक विद्रोह नहीं था, या पश्चिमी भारत में ही विद्रोह नहीं हो रहे थे, कई विद्रोह हो रहे थे। राज्य में इतना बड़ा साम्राज्य है, कहीं ना कहीं पे विद्रोह होते ही रहेंगे, कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं नीतियों से वहाँ की स्थानीय जनता परेशान होगी और विद्रोह कर देगी, चाहे वो हिंसात्मक तरीके से करे, चाहे अहिंसात्मक तरीके से करे। तो बिंदुसार ने अपने शासनकाल में इन सभी विद्रोहों को सैनिक शक्ति से शांत कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखें तो बिंदुसार एक अच्छा शासक था, एक शक्तिशाली शासक था। ठीक, अब बिंदुसार का यूनानियों से क्या संबंध था, पश्चिमी यूनानियों से क्या संबंध था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण तो किया ही था, ठीक है। तो भारतीय साम्राज्य के बगल में जो भी क्षेत्र था, उस पे यूनानियों का आधिपत्य था। अभी ज्यादा समय व्यतीत भी नहीं हुआ है, 298 ईसा पूर्व और 273 ईसा पूर्व की बात है। इस समय तक पश्चिमी यूनानी या पश्चिमी क्षेत्र पर यूनानी काबिज थे, उनका आधिपत्य था। तो वहाँ के राज्यों के राजाओं का जो है मौर्य राजाओं से संबंध थे, ठीक है, पश्चिम के यूनानी राज्यों से। स्ट्रेबो नामक क्लासिकल लेखक लिखता है कि सीरिया के नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था, या मतलब कि राजनयिक संबंध थे उस समय भी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था, उसी मेगास्थनीज के स्थान पर इस राजदूत को भेजा गया था, हालांकि नाम नहीं पता है। प्लिनी नामक एक इतिहासकार है जो कि कहते हैं कि मिस्र के यूनानी नरेश टालमी फिलाडेल्फस ने एक राजदूत अपने शासनकाल में भेजा था, जिसको डायनोसियस कहते हैं। मौर्य दरबार में इसने एक राजदूत भेजा था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये अशोक के समय आया था, डायनोसिस, क्योंकि टालमी फिलाडेल्फस बिंदुसार और अशोक दोनों के समकालीन का राजा है मिस्र का, ठीक है। ये दोनों नरेश एंटियोकस और ये टालमी, ये दोनों जो है सिकंदर के साम्राज्य का जब टुकड़ा हुआ था, उनके हिस्सों का ये स्वामी है, उन्हीं के साम्राज्य के हिस्सों के ये मालिक है, ठीक। सेल्यूकस निकेटर की भी मैंने बात की थी, वो पूर्वी क्षेत्र जो सिकंदर के साम्राज्य का पूर्वी क्षेत्र था, उसका स्वामी सिकंदर के समय ही संभवता या उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर को ही बना दिया गया था। तो ये सब यूनानी नरेश हैं, टालमी हो गए चाहे एंटियोकस हो गए। तो इनसे राजदूतों का जो है आदान प्रदान हुआ करता था, राजनयिक संबंध मौर्य दरबार में थे, या मौर्यों का जो है इनसे यूनानियों से थे। ये बातें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। अब क्या यूनानियों से
मौर्यों का जो है या भारत का व्यापारिक संबंध था, ये भी बात हो जाए। देखिए, एक एथेनियस नाम का एक इतिहासकार है, यूनानी लेखक है, जो कहता है कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने कुछ सामान भेजे थे, क्योंकि बिंदुसार ने वो सामान मांगा था एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार करके। ठीक है, तो उसी मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण एथेनियस दे रहा है। उसका विवरण वो सुनाता है कि पत्र में बिंदुसार ने 3 वस्तुएं एंटियोकस से मांगी थी। एक तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक सोफिस्ट। ठीक, तो एंटियोकस ने क्या किया था, जो कि सीरिया के नरेश थे, यूनानी नरेश एंटियोकस, उन्होंने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को भेज दी, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि वो कहते थे कि दार्शनिक जो है यूनान में खरीदे या फरोख्त नहीं किए जाते। ठीक है, मतलब कि उनका खरीद फरोख्त नहीं होता, वो विक्रय की वस्तु नहीं है। ठीक है, अब इन बातों से आपको क्या पता चलता है? ये जो उपरोक्त पत्र व्यवहार की बातें आपको मैंने बताई, इससे पता चलता है कि मीठी अंजीर, मदिरा आदि का जो है व्यापार होता था यूनान और भारत से। दर्शन जो है वो कॉमन था यूनानियों के बीच में और भारत के बीच में। ठीक है, यहाँ पर भी दार्शनिक थे, यूनान में भी दार्शनिक थे, और एक दार्शनिक का यूनान में बड़ा ही सम्मान था, और बिंदुसार का दर्शन के प्रति रुचि थी, ये भी यह पत्र बताता है। यानी कि दार्शनिक प्रवृत्ति का बिंदुसार था, ये भी हमको जानकारी मिलती है। इससे, इस पत्र व्यवहार से, एथेनियस जिसने ये पत्र विवरण दिए थे, इस पत्र व्यवहार का विवरण दिया था अपने लेख में। फिर हम थोड़ा सा प्रशासन के बारे में बात करेंगे कि बिंदुसार के समय में प्रशासन कैसा था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो प्रशासन की रूपरेखा तैयार की गई थी, उसी का अनुकरण करके बिंदुसार चल रहा था। साम्राज्य को प्रांतों में बांटकर उस पर उपराजा या राजपाल को नियुक्त करता था शासन के लिए, और प्रशासनिक कार्यों के लिए वह महामात्रों या महापात्रों की नियुक्ति करता था। यह महामात्र या महापात्र जो है, वो आज के आधुनिक आईएएस के समान है। ठीक है, अब धर्म के बारे में बात कर लें। थेरवाद परंपरा के अनुसार, थेरवाद परंपरा के जैसे आजीवक संप्रदाय होता था, उसी प्रकार से थेरवाद भी संप्रदाय था। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म को मानता था, यानी कि हिंदू था, हिंदू धर्म को मानता था, सनातन धर्म को मानता था। हिंदू धर्म तो बाद में कहा जाने लगा, पहले इसको ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। वो ब्राह्मण धर्म को मानता था, परंतु वह सहिष्णु शासक था, मतलब सभी धर्मों को वो मानता था। उसके दरबार में आजीवक संप्रदाय के ज्योतिषी निवास करते थे, एक ज्योतिषी वहां पे निवास करते थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बिंदुसार के शासनकाल के बारे में। तो बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया, और उनकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। इसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध होता है। हालांकि सुसीम को शासक बनना चाहिए था, लेकिन अशोक जो है योग्य था, और उत्तराधिकार के युद्ध में उसने अपने आप को स्थापित किया और वही शासक बना, अशोक। अब यहाँ पे मूल्यांकन देखते हैं, मूल्यांकन करें तो इसकी महानता इस बात से हो जाती है कि उसने जो अपने पिता से विशाल साम्राज्य को प्राप्त किया था, उसको इसने अक्षुण्ण बना के रखा था। तो ये सारी बातें यहाँ पर मैंने की। और अब
मैं अगले वीडियो में अशोक के बारे में बताऊँगा। सपोर्ट करें और जुड़े रहें, अच्छे से पूरा लेक्चर देखें, शुरू से अंत तक देखें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।